गुल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम इस्लामाबाद को छोड़ के जनेवा में जाके मेजबानी क्यों कर रहे हैं? ना मुझे ये बताया जनीवा मामा लगता है। जनीवा का कितना बड़ा किरदार है। पाकिस्तान को भी कहना चाहिए था कि जनाब दुख सहें बेफाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। जाके सारी कोशिशें हमने की, सारी काविशें हमारी की, हमने जो है वो हर किस्म की कुर्बानी दी, दुनिया से बातें भी सुनी। इसराइल ये कहने पे भी मजबूर हो गया कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। आज जो है वो जनीवा में मुज़ाकरात की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई? जनीवा के अंदर मुज़ाकरात का एक ही मकसद है और वो ये है, भारत और इसराइल इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। भारत और इसराइल की जो लॉबी अमेरिका के अंदर बैठी है, जो बहुत मजबूत लॉबी है, यू नो वेरी वेल, तो वो नहीं चाहते कि ये कोई मुज़ाकरात का सेहरा पाकिस्तान के सर सजे, इस्लामाबाद के सर सजे। इस वजह से जनीवा के अंदर बात की जा रही है। अमेरिका तो अभी भी ये दिल से नहीं चाहता कि ये डील हो। मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है, लेकिन अमेरिका के सदर जो है वो इसराइल की तरफ झुकाव रखते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में लगाव रखते हैं। मामला बहुत फिशी है, इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। पहले भी हम कई दफा बिल्कुल डील करा के, जो 12 तारीख को भी अप्रैल की हुई थी, डील तो हो चुकी थी, इन्होंने डील जो है वो खराब की, बिगाड़ दी। वरना फील्ड मार्शल साहब ने तो हुरमुज खुलवा दी थी। हमारे पाकिस्तान की काविशों से सीज फायर हो गया था और इसी तरीके से मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर खराब किसने की है? ये है वो बातें जो हमें सोचनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। ईरान अमेरिका होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से और मुमकिना मुआहदे के हवाले से जो शहमुगोइयाँ चल रही हैं, उसमें कौन कितने पैसे दे रहा है, कितने एसेट्स की बहाली होनी है, सूरत हाल ने किस नहज तक पहुँचना है और उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं, ईरान को हमले के हवाले से इत्तलात क्या थी, इतवार के रोज़ क्या इकदाम उठाए गए, कतर की उसमें मुसालिहत कारी क्या रही और पाकिस्तान का सालिसाना किरदार क्या रहा, पाकिस्तान मेज़बानी पाकिस्तान छोड़ के जनेवा में क्यों कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर इसका आउटकम क्या निकल पाएगा, मुश्तबा खामनाई कब मंजर आम पे आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को वॉर ट्रॉफी क्या मिल पाएगी, बेंजामिन नेतन्याहू को कौन किस हद तक रोक सकता है और अक्टूबर में बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मंजरनामा क्या होगा और ख़त्ते के अंदर मुआशी बहाली के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के पास ईरान से एडवांटेज हासिल करने में क्या क्या इकदाम देखने में आ सकते हैं, इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम इस्लामाबाद को छोड़ के जनेवा में जाके मेज़बानी क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाईजान उधर जाके भी मेज़बान हम ही हैं, तो इधर से उठ के जाएंगे, मेज़बानी इतनी दूर जाके करेंगे, इसकी वजह क्या दिखाई देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो रन डाउन दिया है शुरू में, सबसे पहले तो उसके लिए आपको सलाम। एक ही सांस में आपने इतने सारे सवाल उठा दिए, ये आप जैसा एक मंझा हुआ इंसान ही कर सकता है। थैंक यू। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जनीवा के अंदर मुज़ाकरात का एक ही मकसद है और वो ये है कि भारत और इसराइल इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। भारत और इसराइल की जो लॉबी अमेरिका के अंदर बैठी है, जो बहुत मजबूत लॉबी है, यू नो वेरी वेल, तो वो नहीं चाहते कि ये कोई मुज़ाकरात का सेहरा पाकिस्तान के सर सजे, इस्लामाबाद के सर सजे। इस वजह से जनीवा के अंदर बात की जा रही है। ना मुझे ये बताया जनीवा मामा लगता है। जनीवा का कितना बड़ा किरदार है? जनीवा ने क्या किया इस सारे सिलसिले के अंदर? यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? तो जब कुछ किया नहीं, जनीवा कहाँ था जब यहाँ जंग जारी थी, जब यहाँ आबनाए हुरमुज की बंदिश थी, जब यहाँ गोलों के अंदर हमारे फील्ड मार्शल वहां तेहरान में 3 दिन गुजार रहे थे? जनीवा कहाँ था जब हमारे वजीर दाखिला शटल डिप्लोमेसी के जरिए बार बार अपनी जान को खतरे में डाल के वो वहां तेहरान पहुंच रहे थे? और जनीवा कहाँ मौजूद था जब अमेरिका उनको तहजीब से मिटाना चाह रहा था? तो हजूर, जनीवा तो कहीं मौजूद नहीं था। तो ये सालिसी वहां क्यों हो रही है? इसके अंदर 2 पहलू। पहली बात यह है कि ईरान को भी देखिए, मैं आपको बताया, ईरान को हमेशा मैंने उनको बहुत उनके बात को सेकंड किया, उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि मैं उनका मॉरल एक सपोर्टर हूं। लेकिन यहाँ मेरा मुल्क आता है,
ईरान को चाहिए था कि वो कहता कि जनाब जनीवा नहीं, इस्लामाबाद में होना चाहिए था। और ये इस बात के ऊपर जिस तरह उन्होंने बाकी चीजों पे स्टैंड लिया, उनको इस बात के ऊपर भी स्टैंड लेना चाहिए था। उनको खड़े हो जाना चाहिए था। जिस तरह से वो लबनान के ऊपर खड़े हुए, बाकी जगहों पे खड़े हुए, उनको खड़े होना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बात सच्ची बात है, मुझे अच्छी नहीं लगी। जो नहीं अच्छी लगी, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। ठीक। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान को भी कहना चाहिए था कि जनाब दुख सहें बिफाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। जाके सारी कोशिशें हमने की, सारी काविशें हमारी की, हमने जो है वो हर किस्म की कुर्बानी दी, दुनिया से बातें भी सुनी। इसराइल ये कहने पे भी मजबूर हो गया कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। आज जो है वो जनीवा में मुज़ाकरात की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई? किस लिए कर रहे हैं? एक तरफ आप पाकिस्तान की क़यादत को तारीफ करते रहते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते रहते हैं, और आज अमेरिका को जब मौका है तो वो जाके जनीवा, ये वही जनीवा है ना जो यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा था। ये वही जनीवा है ना जो उस टाइम पे सदर ट्रंप के बातों पे हंस रहे थे कि जब वो ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे, उसको मर्ज करने की बातें कर रहे थे, उस पे कब्जे करने की बातें हो रही थी। तो उस टाइम पे जनीवा कहाँ था? तो ये आज जनीवा जो अचानक आया है, आई बिलीव पर्सनली मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। एज अ पाकिस्तानी मुझे नहीं पसंद आई। हाँ, अब आ जाए एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो जनाब न्यूट्रल बात यह है कि पाकिस्तान का किरदार है, कहीं भी जाके अदा करे। मसला यह है कि हमने क्या अपनी जात को तसल्ली देने के लिए किया था? तो हमने अपनी जात की तसल्ली के लिए तो नहीं, हमने तो इंसानियत के लिए, मदद के लिए किया था। इसलिए इंसानियत की मदद के लिए हुर्मुज़ खुल जाएगी, दुनिया की मईशत बेहतर हो जाएगी, और जो पाकिस्तान का किरदार है वो तो 100 पर्दों में भी छुपाएंगे, तो कहाँ सूरज छुपेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इन सब के साथ एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जाके अब जनीवा के अंदर कोई वहाँ होटल बुकिंग करेगा, चीजें करेगा, इवेंट को प्लान करेंगे, बहुत अच्छी बात है, चलें। पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल चैप्टर ही सही, ये भी एक इसका पहलू है। हाउएवर मैं फिर अपनी बात पे रहूंगा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, गुल साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि इस ज़िमन के अंदर ईरानियों के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दूर हुए होंगे? उनकी एतमाद की बहाली की वजह क्या दिखाई देती है जो इतने अरसों में उनका नहीं हो सका? कि वो अमेरिका के ऊपर एतमाद करना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि हमने दहाइयाँ उसको सहा है, तो दिनों के अंदर उसके ऊपर एतमाद लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अब की बार ऐसा क्या हुआ कि ईरानी जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो यकजा दिखाई दे रहे हैं? यासिर भाई, अमेरिका के साथ कौन एतबार करता है, मुझे ये बताएं। अमेरिका के ऊपर ये चंद अरब ममालिक ने एतबार किया, और वो भी उन्होंने फिर मुंह की खानी पड़ी उनको। वो तो कुछ देख लिया है और कुछ देख लेंगे, लेकिन हमने तो अमेरिका की यारी निभाई है ना। हमें तो पता है कि बड़ी महंगी बिकती है ये यारी, और अब भारत निभा रहा है, उसको भी पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। दुनिया में कोई मुल्क अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं करता। अब जो उनको न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड करने वाला अमेरिका, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बम फेंकने वाला अमेरिका, उनको ऊपर सैंक्शन लगाने वाला न्यूक्लियर की वजह से अमेरिका, उनके साथ न्यूक्लियर पे डील करने वाला जेसीपीओए की अमेरिका, उस डील को तोड़ने वाला अमेरिका, उस डील को दोबारा 2025 के ऊपर हमला करने वाला अमेरिका, फिर 2026 में दोबारा हमला करने वाला अमेरिका। तो अमेरिका के ऊपर अगर एतबार किया जाए तो मेरे ख्याल में ये तो एतबार बनता ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या हुआ। देखें, इलाकाई बहुत दबाव बढ़ गया था। अमेरिका तो अभी भी ये दिल से नहीं चाहता कि ये डील हो। मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है, लेकिन अमेरिका के सदर जो हैं वो इसराइल की तरफ झुकाव रखते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में लगाव रखते हैं। और जब ये लगाव और झुकाव दोनों मौजूद हो और एप्स्टीन फाइल का दबाव मौजूद हो, तो ये फिर लगाव, झुकाव और फिर जो दबाव, ये तीनों चीजें मिलके ये बताती हैं कि वो डील नहीं करना चाहते, वो टाइम गुजारना चाहते हैं। वो टाइम गुजारना चाहते हैं ताकि वक्त मुद्दती इलेक्शन हो जाए, मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के अंदर। उसके बाद देखा जाएगा, फिर तो पार्टी का भी दबाव खत्म हो जाएगा, ट्रंप साहब के ऊपर लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी हुक्म सानी जो है वो सादिर करते रहे। इजराइल
इजराइल के ऊपर तो ऑलरेडी ये बात हो रही है कि जनाब वॉर कैबिनेट को ही कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि जंगी हालात हैं, और लातानी रिवर के ऊपर जो कि लबनान के अंदर है, लातानी दरिया, उसके ऊपर कब्जा करने का प्लान है। कल रात तक तो आपको पता है जो है वो वहां परसों रात तक हमले हो रहे थे उसके ऊपर, और कहा यह जा रहा था कि नो टाइम जारी कर दिया था और कहा था ईरान ने कि जी फराक के जो अंदर जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए क्योंकि वो हमला एक करना चाहते थे। अब इस दौरान में हुआ क्या, ये अचंभा कैसे हुआ? ये अचंभा ऐसे हुआ कि जब अमेरिका ने दोबारा इन पर हमले किए, उनका ये ख्याल था कि ईरान की टेक्नोलॉजी हमने कॉम्प्रोमाइज करवा ली है, जो मादी की टेक्नोलॉजी थी उसको हमने देख लिया है, और अब हमने उसके अंदर नई चेंजिंग के साथ हमने नए पैंतरा बदल के हमला किया। इधर इन्होंने पैंतरा बदला, ईरान भी पैंतरा बदल चुका था। उसने जो जवाबी कार्रवाई की उर्दन पे, कुवैत के ऊपर, वहां इजराइल के ऊपर, वो इतनी भयानक थी और इतनी मौसर थी कि जिसके नतीजे के अंदर चीखें बुलंद हो गई। जब चीखें बुलंद हुई तो वो वॉशिंगटन की दरो दीवार को हिलाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आफियत समझी और ये इसके ऊपर इत्तफाक किया कि बेहतर है कि अभी डील कर ली जाए, और अगर डील ना की जाए, अब डील के मुहर्रकात देख लें। डील के अंदर जो है वो ईरान कहता है कि जी $12 बिलियन आपको पहले, जो $24 बिलियन की हाफ अदायगी है वो आप पहले करें। उसके लिए यूएई को बोला गया, वो कहते हैं कि जी 7 बिलियन, फिर 3 बिलियन का नजराने की भी बात हुई, फिर कतर के हवाले से बात हुई कि वो भी कुछ शायद पैसे वैसे उनको दे रहे हैं, अमेरिका उनसे जो है वो दिलवा रहा है। अब यूएई ने इस बात को इनकार कर दिया, लेकिन पैसे जब तक नहीं मिलेंगे ईरान डील कोई नहीं करने लगा हजूर। ये मैं आपको बता रहा हूं। इसी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते थे कि उनकी सालगिरह के दिन ये तोहफा वो दे दें, लेकिन ईरान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो दे आर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम। वो जिस तन लागे उस तन जाने, उनको पता है कि उनके लिए मुसीबत थी, उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर यासिर भाई बात ये हुई कि अब $24 बिलियन अदा करने हैं, जो कि इनको 1 महीने के अंदर अदा करने हैं। उसके बाद इन्होंने 1 महीने के अंदर, अमेरिका ने अपनी नेवल ब्लॉकेड खत्म करनी है, अमेरिका ने अपने जो मजीद सोल्जर इस खिते में नहीं लाने, अमेरिका ने जो सोल्जर्स यहाँ रखे हुए हैं और जो नेवल वेसल्स रखे हुए हैं जो इस ईरान के करीब, उनको खत्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ $300 बिलियन का उन्होंने कहा है कि जनाब एक कंसोर्शियम कायम करें अपने एलाइज के साथ मिलके, जो हमारे तमाम की चीजों के ऊपर यानी कि हमारी तामीर नौ का किरदार अदा करे। साथ ही साथ जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करने का मामला है, जो कि इन्होंने भी कहा है कि जो हमारी शराइत है अमेरिका की, उसके मुताबिक जिस तरीके से आप करते जाएंगे हम आपको पेमेंट करते चले जाएंगे। जो आप हमारी चीजों पे अमल करेंगे हम आपकी, यानी कि दूसरे लफ्जों में, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। और तीसरी चीज उसके अंदर जो अहम है वो उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी, 60 दिन के बाद बात होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि हम प्रॉक्सीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे, सैंक्शंस लिफ्ट करनी पड़ेंगी। 3600 सैंक्शंस हैं। 3600 सैंक्शंस के अंदर वो सैंक्शंस तो जो कि मुआशी सतह के ऊपर है मेरे ख्याल में, और सिफारती सतह पे, उनको तो ये रिलीज कर देंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का हसूल है, आई डोंट थिंक कि ईरान को वो टेक्नोलॉजी के हसूल के करीब भी आने देंगे। फिलहाल अभी की सूरत हाल ये बता रही है, और इस सारे दौर के अंदर वो ये चाहते हैं कि टाइम भी गुजर जाए। 2 महीने का मतलब यह है कि कहीं ये 19 अगस्त पे बात चली जाएगी, तीसरे हफ्ते अगस्त के ऊपर। तीसरे हफ्ते अगस्त का मतलब यह है कि अक्टूबर के अंदर जो इलेक्शन होना है उससे पहले अबूरी हुकूमत आनी है, वो हुकूमत खत्म होगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल सर पे पहुंच जाएगी। तो वो कैसे चाहेंगे इस टाइम पे, इसलिए ये मामला बहुत फिशी है, इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। पहले भी हम कई दफा बिल्कुल डील करा के, जो 12 तारीख को भी अप्रैल की हुई थी, डील तो हो चुकी थी, इन्होंने डील जो है वो खराब की, बिगाड़ दी, वरना फील्ड मार्शल साहब ने तो हुरमुज खुलवा दी थी। हमारे पाकिस्तान की काविशों से सीज फायर हो गया था और इसी तरीके से मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर खराब किसने की है, ये है वो बातें जो हमें सोचनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कंसोर्शियम जो $300 बिलियन का बनाया जाना है,
वो तो चलें, उसमें अदायगी कौन करता है और ईरान को क्या बेनिफिट मिलता है, ये तो एक तरफ। बतौर पाकिस्तानी मेरा सवाल ये है कि क्या उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और 60 दिन के हवाले से जो ईरानी तेल की फ़रोख्त है उससे खत्ते के ममालिक क्या फ़ायदा उठाएंगे, और उस फ़ायदे को उठाने के लिए रास्ता कौन सा इख्तियार करना पड़ेगा? सर जी, आपने तो मेरे दिल के फपोले फोड़ दिए हैं, सीधी बात है। अभी सुनने वाली बात यह है कि जब इनके ऊपर पाबंदियों के अंदर नरमी हुई, रूस के ऊपर, हम्म। इसी तरीके से ईरान के ऊपर ड्यूरिंग द वॉर, इंडिया ने जाके रूस से सस्ते तेल के मुआहदे कर लिए, दबादब ले रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया ने जाके इनके साथ रिलायंस कंपनी ने 5 मिलियन बैरल का जो है वो मुआहदा कर लिया। हम किधर खड़े थे? हमें तो हुर्मुज़ नहीं लगती थी ना। मतलब हुर्मुज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा तो बॉर्डर भी मौजूद है। हम वो 900 किलोमीटर बॉर्डर का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हम सोए हुए थे, बात ये है। हमारे जो गैस पाइपलाइन वहां बिछी हुई है, हमने क्यों नहीं अभी तक एक्टिवेट की? $22 बिलियन जुर्माना हो गया है उसके ऊपर। फिर आपका जो बिजली का मंसूबा है, आपने उसको नेशनल ग्रिड में लाना है। तब जो इधर तक तो आई हुई ऑलरेडी, तुर्बत तक 105 मेगावाट। तो फील्ड मार्शल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद है, पीडीएम की हुकूमत में जाके बॉर्डर मंडियों का इफ्तिताह किया था। सदर इब्राहिम रईसी वहां मौजूद थे उस टाइम पे, वो आए थे बॉर्डर के जरिए, बायकार आए थे, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। तो अब मुझे ये बताएं कि हमने ये क्यों एक नादिर मौका गंवा दिया? अब अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे, अब अल्लाह करे कि हम जो है वो मगरबी जो दबाव है उससे निकलकर तेल, गैस और बिजली के मुआहदात हम ईरान के साथ करें, तो फिर तो हमारी सत्ता ही खैर है। लेकिन अगर हमने अभी भी सोच ही पै गया ना, तो बंदा गया। अच्छा, आप समझते हैं कि देर पा हम ईरान के साथ मुआहदात की सूरत में अपनी मईशत को परवान चढ़ा सकते हैं, और आप क्या ये भी समझते हैं कि ये जो मुआहिदा हो रहा है ये देर पा ईरान पर से वो तमाम बैनुल अक़वामी पाबंदियां हटा देगा जिनका तज़किरा आप 3400 के हिंसे के तौर पे कर रहे हैं? देखें हजूर, बात यह है कि ईरान के ऊपर उनका क्या एजेंडा है? क्या ग्रेटर इसराइल का एजेंडा तर्क कर दिया? क्या जो उसने कब्जे किए लबनान के ऊपर और उनके इलाकों के ऊपर, और गजा में जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, क्या उनको ऊपर इजराइल वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे? क्या जिस तरह से पाकिस्तान का मौकफ है कि अल कुद्स शरीफ कैपिटल होना चाहिए और 1967 से पहले वाला बॉर्डर होना चाहिए, क्या इजराइल मान जाएगा? ये वो बातें हैं। वी आर आस्किंग फॉर मून नंबर 1। इसलिए मुझे ये देर पार नजर नहीं आता। मैंने अभी जो पिछले सदूर की सारी आपको बताई कि अमेरिका को वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला भी वही और बमबारी करने वाला भी वही। कल को फिर कोई आएगा अमेरिकी सदर और वो कहेगा जनाब मैंने इनको कुछ नहीं देना और मेरा इनके साथ कोई तरीका नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है। तो फिर आप क्या करेंगे? वो कहेंगे कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की थी वो उन्होंने झक मारा था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मादी के सदूर के लिए आला अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे। तो एक तो ये चीज है। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए नादिर मौका है। यूएई के साथ $90 बिलियन का ट्रेड ईरान कर रहा था। हालात उनके साथ कशीदा हो गए हैं। शीशे में दरार पड़ चुकी है। $90 बिलियन का अगर आधा भी आप अपने पास घसीट के ले आए तो यकीन माने आप फिर यूरोप के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन आर्मी, बेहतरीन महलो वकू, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक बहुत ही हुनरमंद कौम, पढ़े लिखे जवान, ये और फिर मादनियात के ज़खायर, ये और फिर पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी के अंदर अब जो माशाल्लाह हम तरक्की कर रहे हैं, इन सब का, और चाइना के साथ इंटरेस्ट होना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होना, सी पैक का हिस्सा होना, ये तमाम चीजें हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान तो स्काई रॉकेटिंग हाई इंशाल्लाह जा सकता है। लेकिन इस सब के लिए हमें अमल करना पड़ेगा, बढ़कर अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जनाब हमने ये किरदार अदा किया, अब हमारा तुम कर्जा भी माफ करो, हमारा जो तुमने उसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे सैंक्शंस लगाई हैं वो भी खत्म करो, और हमें मोस्ट फेवरेट नेशन का किरदार भी दो ताकि हमारा तिजारती हुजम बढ़े, जो कि इस लड़ाई की वजह से
इंतहाई नुकसान का हामिल हुआ। साथ ही साथ दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, टीटीपी हो गया, बीएलए हो गया, मजीद ब्रिगेड हो गया, इन सब के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए ताकि वो टेररिज्म की फाइट को लड़े और दुनिया के अंदर और इस खित्ते में बिलखसूस अमल लेके आए। ये वो चीजें हैं जो हमें अब करनी पड़ेंगी, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और अगर हमने इस सुनहरे मामले को खराब कर दिया, बिकॉज वी आर क्वाइट एक्सपर्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए opportunity into a crisis, but I hope inshallah taala that this time the opportunity will be converted into further opportunity. अच्छा, मेरा एक सवाल है गुल साहब, आपको याद होगा कि जब आबनाए हरमुज़ बंद हुआ था, फुजेरा की जो बंदरगाह है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ा था, चाबहार से विड्रॉल जो है वो इंडिया का देखने में आया था, तो हमने अमानतों के तौर के ऊपर बहुत सौ के जो कंटेनर्स थे वो कराची पोर्ट के ऊपर, सिंध पोर्ट के ऊपर और गवादर के अंदर स्टोर किए थे, और हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये मुतबादिल हो सकता है दुबई का, और ये ईरान के ऊपर जो प्रेशर है और आबनाए हरमुज़ से अगर किसी और तरफ को मुंतकली करनी है तो ये हब बनाया जा सकता है, तो हमें कुछ ऐसी सहूलतकारी करनी चाहिए या हमें कुछ ऐसे फ्रेट मुकर्रर करने चाहिए जो दुनिया को अट्रैक्ट कर सकें। आप समझते हैं कि इस 2-3 माह के अरसे में हमने वो ऐसी कोई होशरुबा या अट्रैक्टिव कोई स्कीम मुतारिफ करवाई जिससे हम मुस्तकबिल में अपनी इन पोर्ट्स को एक आमदन का बहुत बड़ा जरिया बना सकते हैं? देखिए, हमने स्कीमें बहुत सारी मुतारिफ करवाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, माजी के अंदर भी और अब भी, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। बलोचिस्तान के जो इस टाइम पे हालात हैं वो इंतहाई मेरे ख्याल में उन पे सवालिया निशान है। सिक्योरिटी की सूरत हाल बिलखसूस, और उसकी बड़ी वजह यही सब कुछ है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर पाए, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन इसका हल क्या है? हम तो ये सुनते आ रहे हैं कब से कि जी सिक्योरिटी इसीलिए खराब हो रही है कि, लेकिन हमने उसके ऊपर अमल क्या किया? फौज तो अपनी ड्यूटियां निभा रही है, रोजाना शहादतें दे रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो वहां की हुकूमतें हैं, वहां के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? हुकूमत ने जो पॉलिसी का जिक्र आप फरमा रहे हैं, हुकूमत ने एक सिटी बकायदा गवादर से हट के एक नई सिटी बनाने की, जिसके अंदर कार्गो फैसिलिटीज हैं, जिसके अंदर दीगर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, वो बनाने का फैसला किया हुआ है, और उसको गालिबन एनर्जी सिटी कहते हैं, या मेरे ध्यान से अभी निकल रहा है, तो वो पाकिस्तान ने किया है। लेकिन अब अमल उसके ऊपर कब तक होगा? क्योंकि अभी तक तो जिस तरह से गवादर को ऑपरेशनल होना चाहिए था पिछले कई सालों से, वो तो नहीं हो सका ऑपरेशनल। इसी तरीके से जो सी पैक के जरिए हमने 9 गालिबन ट्रेडिंग जोन बनाए थे जो चाइना को हमने देने थे, तो उनमें से तो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर गालिबन 30 या 40% जो काम है वो हुआ, बाकी तो किसी ट्रेड जोन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो ये ये चंद चीजें हैं जिनको हम सोचते हैं तो परेशान तो हो जाते हैं। हाउएवर, मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो एक विजनरी आदमी हैं, और वजीर आजम साहब भी इस टाइम पे उनके साथ शाना बशाना बिल्कुल हुकूमत। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल गुल साहब, क्योंकि इस जंग के दौरान हमने ये देखा कि बहुत से ममालिक ने असलहे की दौड़ तेज़ कर दी, अब ये एक मुआहिदा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि असलहे की दौड़ तेज़ होगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ फिर अकवाम जाएंगी, मिसाइल टेक्नोलॉजी की रेंज के ऊपर बात होगी, वॉर हेड्स के ऊपर बात होगी, या फिर आप समझेंगे ये सिलसिला किसी हद तक थमेगा? देखिए, टेक्नोलॉजी तो अब जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये तो अब नेसेसिटी बन गया है। अफ्रीका के अंदर, अरब दुनिया के अंदर, मशरिक वस्ता के साथ साथ जनूबी एशिया के अंदर ये तमाम अब जरूरियात बढ़ती चली जा रही हैं। सस्ता और मेयारी असला पाकिस्तान और चीन के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान लाइट वेपन से लेके जहाज तक बना रहा है, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स, और इसके साथ साथ आबदोजें भी बनाना शुरू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल
जो असला साजी के साथ है वो तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट है। $12 बिलियन के ऑलरेडी हमारे मुआहदात हैं। डिफेंस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अलहदा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलहदा है, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। HIT हो गया, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गया, PF कामरा हो गया, इसी तरीके से एयर वेपन कॉम्प्लेक्स जो है वो उनके फैसिलिटीज हैं। ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोई शानी नहीं है, देयर इज नो डाउट। और इसी तरह से कराची डॉकयार्ड वगैरह। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस सारे के अंदर हम पाकिस्तान का जो असला है और जो चाइना का, उसके साथ बहुत सारी शराइत नहीं है, जबकि अमेरिकी और यूरोपियन असले के साथ शराइत हैं। कोई कहता है, जैसे भी भारत का देख लें कि 6 उन्होंने स्क्वाड्रन्स कहे हैं राफेल के मजीद, लेकिन उन्होंने सोर्स पोर्ट देने से इनकार कर दिया। यानी कि जहाज तो देंगे, जहाज का दिमाग नहीं देंगे, तो दिमाग के बगैर तो फिर जहाज ऐसे ही होगा जैसे पहले गिरे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है मुस्तकबिल के अंदर, यानी पोस्ट वॉर सिचुएशन में, कि वो जो कदगने पूरी दुनिया के ऊपर असलहे की सप्लाई के ऊपर लगती हैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं लगेंगी। और इस एडवांटेज को किस तरीके से हासिल किया जाता है और किस पैराए के अंदर, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मुआहिदा अगर हो तो मुस्बत समत के अंदर हो जिसमें सभी की बेहतरी शामिल हो। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और रोज़ और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।